तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले स्वतंत्रता के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें सत सत नमन है। उनकी जयंती हम पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी वाले दिन सेलिब्रेट करते हैं। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी वाले दिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। आज इनकी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर इनकी होलोग्राम प्रतिमा लगाई जाएगी और ये कहा गया है कि जब तक इनकी ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा बनी रहेगी। साथ में एक और घोषणा कर दी गई है कि जो गणतंत्र दिवस का समारोह 24 जनवरी से शुरू किया जाता था, अब यह समारोह 23 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इस समारोह के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी शामिल किया जाएगा। इनका प्रमुख नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। नाम सुभाष चंद्र बोस, जन्म 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक उड़ीसा, पिता का नाम जानकी नाथ बोस, माता प्रभाती देवी, पत्नी का नाम एमिली सेनकेल और पुत्री अनीता बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे, तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद को ही अपना गुरु माना। बात करते हैं इनके शिक्षा के बारे में। यह एक संपन्न परिवार में पैदा हुए और इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के लिए ये इंग्लैंड गए। 1920 में इन्होंने 4th रैंक के साथ आईसीएस की परीक्षा को पास किया, लेकिन भारत मां के इस दुलारे को जलियांवाला नरसंहार व्यथित कर उठा और इन्होंने 1921 में आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के संपर्क में आए और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष और जवाहर लाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से पीछे हटने क्या नहीं था, मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाता है। डोमिन स्टेट क्या होता है? एक ऐसा राज्य है जहां का शासन तो आप चलाओगे लेकिन किसी दूसरे के नियंत्रण में। भाई वो डोमिन स्टेट की भारत के अंदर जो यहाँ का शासन है वो तो भारतीय चलाएंगे लेकिन किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित किया गया तब यह तय किया गया कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराकर इस बात की क्या की? उद्घोषणा की। यहीं पर बढ़ते हैं आगे भाई। देखिए 1937 में भाई कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई। इससे पहले नेताजी कई बार आजादी के लिए जेल गए। लगभग 11 बार नेताजी आजादी के लिए जेल गए के बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद ही सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा से अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए, लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीके से सहमत नहीं है तो वो कांग्रेस से हट जाएं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने
इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे, केवल अकेले शरद बाबू ही सुभाष के साथ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। 1939 के वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए कि उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष का कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ ही न कर पाए और आखिर में तंग आकर 19 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अपनी एक पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन के बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। यहीं पर बात करते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही, ये तस्वीरें हैं आजाद हिंद फौज की। देखिए आजाद हिंद फौज भाई, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई। आजाद हिंद फौज की स्थापना 28 व 30 मार्च 1942 के बीच भाई 1942 के बीच टोक्यो जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। जापान में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई भाई, बोस के द्वारा की गई। इस आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थी और इन 3 ब्रिगेडों का नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। और महिलाओं के लिए अलग से एक और ब्रिगेड बनाई गई जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। महिलाओं के लिए यह रेजिमेंट बनाई गई और इसी आजाद हिंद फौज ने भारत की आजादी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करते हैं आजाद हिंद फौज की गठन के बारे में। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए। अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। देखिए ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसमें जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल थी, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ गया और वर्ष 1943 में जर्मनी से सिंगापुर आए और पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया। तो याद रखना, स्थापना आजाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने ली थी। उसके बाद इन्होंने उसकी कमान को संभाला और आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। बात करते हैं, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिया। आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। कहां पर? जहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अपनी फौज से प्रेरित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों के बीच, आजाद हिंद फौज और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र की फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जीत लिया। यह द्वीप अर्जी हुकूमतें आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद और स्वराज द्वीप का नया नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटने पड़ा भाई। अब बात करते हैं गांधी को राष्ट्रपिता। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान की सहायता लेने का कारण और
अर्जी हुकूमत आजाद हिंद और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। और इसी भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब बात करते हैं नेताजी की मृत्यु के ऊपर। भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी या भारत के इस महान नायक की मृत्यु पर आज भी विवाद है। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। तो भारतीय आजादी के इस महान सिपाही को हम फिर दिल से सत्संग नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज की ये क्लास भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम। जय हिंद, जय भारत।